नमस्कार स्टूडेंट। तो एक और नया टॉपिक बेसिक्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मैकेनिक्स का कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और जो आपका स्टार्टिंग है बेसिक्स जो आपको आना चाहिए मैकेनिक्स के लिए हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो मैं योगेंद्र कुमार आपको आज लेक्चर दूंगा अप्लाइड मैकेनिक्स के बेसिक्स पर। ये मेरा पार्ट 1 है और इसके साथ कई सारे 3 या 4 पार्ट कंप्लीट होंगे, तब जाके आपको एक कंप्लीट असेंबली मिलेगा मैकेनिक्स के टर्मिनोलॉजी का या फिर मैकेनिक्स की जो आपकी थ्योरम्स हैं उन सब का। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है मैं जीएलई यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हूँ और ये मेरा चैनल है टेक्निकल फाड़ू मैकेनिकल। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स। ये कंटेंट है आपके लिए। सबसे पहला कंटेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, तो हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी के लिए। दूसरा मेरा रहेगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तीसरा रहेगा मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथा रहेगा मेरा सिस्टम ऑफ फोर्सेज। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी एंड अगला है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज एंड लास्ट वन इज़ दैट लॉ ऑफ फोर्सेज। तो लॉ ऑफ फोर्सेज पे हम लोग जनरली ट्रायंगल लॉ और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लामिस थ्योरम के लिए बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। एज यू नो दैट रिजिड बॉडी मीन्स अ बॉडी विच कैन नॉट डिफॉर्म आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ एनी फोर्स ऑन इट। तो यदि कोई हम बॉडी की बात करें तो रिजिड बॉडी क्या होगी? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें हम कोई फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने के बाद उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो, ना तो उसकी लेंथ में, ना उसके एरिया में, ना उसके शेप और साइज में। ठीक है, तो हियर यू कैन सी टू बॉडी। नंबर 1 इज दैट डिफॉर्म बॉडी, deformable body, and number 2 is that rigid body. So if we are applying any force on it, that is rigid body. ठीक है, तो यहाँ कोई क्या होगा? डिफॉर्मेशन नहीं होगा। देर इज नो डिफॉर्मेशन इन रिजिड बॉडी, और डिफॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडी। ओके, तो एक और इसका हो सकता है कि हम देखिए एग्जांपल से बताएं आपको कि जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल बॉडी का जो होता है उसमें नेग्लिजिबल डायमेंशंस होती हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी में हमारा नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है, और नॉन रिजिड बॉडी कैसी होती है हमारी, जिनमें डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ आप 3 कंडीशन देख रहे हैं ये डायग्राम से। ठीक है, तो हम बात करें रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी अगेन वी कैन डिफाइन एज अ इट इज़ अ सॉलिड बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन इज 0 और सो स्मॉल, मतलब होता है, हो सकता है पर बहुत कम होगा। इट कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, मतलब इसे हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी होती है मगर बहुत कम होती है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एनी गिवन पॉइंट्स, यदि हम बात करें कि कोई एक हमारा रिजिड बॉडी है तो ये बॉडी का, इस बॉडी का पॉइंट ये और ये, इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज एल, उसमें आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ एनी फोर्स देर इज़ नो चेंज इन लेंथ। ठीक है, देर इज़ नो चेंज इन लेंथ। अगला मेरा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं दैट क्वांटिटी विच आर यूज टू इंडिकेट ओनली बाय यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो यदि क्वांटिटी को हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से इंडिकेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, और यदि मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी यूज करना पड़ रहा है तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं आपकी? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क, पावर, ये सब क्या हैं? ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, वैसे ही आपका वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी क्या आपको बता दूं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए आपको ऐसे एक एरो की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एरो क्या करता है? एरो एक्चुअली में उस क्वांटिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो दीज आर displacement, direction, velocity and acceleration, momentum, force, electric field and magnetic field. So these are basic quantities which are related to vector quantities. Okay, अगला मेरा है force. तो force is nothing, it's the rate of change of momentum is called force. Rate of change of momentum is called force, or it can also define as the force is the pull or push of on an object with mass that cause it to change velocity
वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। द फोर्स रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर which means that the both magnitude and direction, so that we can say force is a vector quantity, or according to Newton's second law it will be F equal to ma, it will be F equal to F equal to ma, ओके। तो बात करें तो इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट की यदि बेस यूनिट की बात करें तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, मास हमारा होता है किलोग्राम में और एक्सेलरेशन हमारा होता है कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसकी जो एसआई बेस यूनिट की बात करें होगी वो क्या होगा, इसका किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको कॉमनली जो इंडिकेट करते हैं हम वो करते हैं एफ से, F1 F2 F3 से। और जो इसका डेरिवेशन होता है फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ इक्वल टू एम ए लिख दिया मैंने यहाँ पर। और इसका ये एसआई यूनिट है जो इसे जनरली इंडिकेट करने का होता है वो दैट इज न्यूटन, ठीक है, दैट इज न्यूटन। और कुछ मेन चीज़ आपको याद रखना कि ये डायग्राम जो आपको मिला अभी, फोर्स इज पुल और पुश, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए हमेशा कि कोई भी खिंचाव हो या आपका दबाव हो वो फोर्स ही होगा, मगर there should be a change, there should be a change in velocity, there should be a change in some magnitude of any direction, ठीक है। अगला आपका आता है, हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की फोर्स के। सो दीज आर टाइप्स ऑफ फोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेज में फोर्स को क्लासीफाई किया हुआ है दो तरीके से, कॉन्टैक्ट टाइप और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। तो कॉन्टैक्ट टाइप में हम लोग देख सकते हैं कि आपका अप्लाइड फोर्स है, जैसे कि कोई आपका एक क्रिकेटर है, देखिए ये क्रिकेटर है जो कि बॉल को हिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, ओके। एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में आपका होता है ये जो फोर्स होते हैं, रिपल फोर्स या फिर इवन फ्रॉम जो डिस्टेंस जिन पे हम लोग जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो आपके होता है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो एक और चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेज का मतलब कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए, फोर्स को इंडिकेट करने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट इज मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एप्लीकेशन या एक्शन, एंड लास्ट वन इज दैट डायरेक्शन। तो कितना मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का और कहाँ किस पॉइंट पे काम करेगा और किस लाइन पे काम करेगा और उसे किस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डायरेक्शन की कौन सी रहेगी उसकी, वही चीज़। और लास्ट में आपका रहेगा डायरेक्शन के वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेज। सिस्टम ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो यदि हम किसी बॉडी पर बहुत टाइप के अलग अलग फोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो दैट कनेक्शन इज नोन एज सिस्टम ऑफ फोर्सेज। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेज। नंबर वन इज दैट नॉन कॉप्लेनर और कॉप्लेनर। तो कॉप्लेनर और नॉन कॉप्लेनर को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि नॉन कॉप्लेनर आपके होते हैं कंकरेंट या पैरेलल या फिर नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल, ठीक है। वैसे ही कॉप्लेनर आपके होते हैं कोलिनियर, कंकरेंट और पैरेलल और नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल, ओके। तो हम बात करेंगे कॉप्लेनर सिस्टम की। तो कॉप्लेनर का मतलब होता है जब उनका लाइन ऑफ एक्शन सारे फोर्सेस का एक ही प्लेन में हो, सो वो सारे फोर्सेस कहलाते हैं आपके कॉप्लेनर फोर्सेस, या सिस्टम कहलाता है फोर्सेस का वो कॉप्लेनर सिस्टम। और यदि फोर्सेज आपने लगा रखे हैं लाइन ऑफ एक्शन सबका एक पॉइंट पे आके मिलता हो, इंटरसेक्ट करते हो सारे फोर्स एक पॉइंट पे आके, सो दैट इज कॉल्ड कंकरेंट सिस्टम, ओके। अगला आपका है सिस्टम ऑफ फोर्सेज में ही जो हम लोग डायग्राम से बताएंगे आपको। देखिए ये आपका कोलिनियर है, ठीक है, ये आपका कोलिनियर है जहाँ एक लाइन में फोर्स काम कर रहे हैं। ये आपका कॉप्लेनर प्लेन है जहाँ आपके सारे फोर्स एक प्लेन में काम कर रहे हैं। ये कॉप्लेनर लाइक पैरेलल है, मतलब एक ही प्लेन में सारे फोर्सेस हैं और एक ही डायरेक्शन में है, एक तरफ ही काम कर रहे हैं। ये आपका है कॉप्लेनर कंकरेंट, एक ही प्लेन में सारे फोर्सेज हैं मगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ आपका है कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट, मतलब एक प्लेन में तो फोर्स हैं मगर एक पॉइंट पर काम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका है नॉन कॉप्लेनर पैरेलल फोर्सेज, यहाँ आपके जो फोर्सेज हैं वो पैरेलल हैं मगर एक प्लेन में नहीं हैं। अगला आपका है नॉन कॉप्लेनर कंकरेंट, तो ये फोर्सेज आपके अलग अलग प्लेन में जा हो रहे हैं मगर क्या है कि एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
और लास्ट वन इज़ दैट नॉन कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट फोर्स। तो ना तो ये एक प्लेन में है और ना ही एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो लास्ट वाला आपका है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये देखिए, हम एक डायग्राम से समझेंगे इसे। यदि कोई एक डायग्राम है जो आप देख रहे हो, इस डायग्राम में ये बॉडी जो आपकी ए बी बॉडी है, यदि इसके किसी ए पॉइंट पर, यदि किसी ए पॉइंट पर मैंने फोर्स लगा रखा है पी, ये वाला, तो यदि इस पी फोर्स को मैं इसी के लाइन ऑफ एक्शन में बी पॉइंट तक ले जाऊं, ट्रांसमिट कर दूं, ठीक है, सो देयर शुड बी नो चेंज इन देयर वर्किंग। यदि इसको इसके इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज इफ वी मूव द फोर्स पी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पी, द सेम इफेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी क्या है, इट इज स्टेट दैट force acting on a rigid body at different points along the forces line of action will produce the same effect on the body. Okay, अब आपका आता है नेक्स्ट आपका कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि यदि हम कोई दो फोर्सेज को या तीन फोर्सेज को एक साथ यूज कर रहे हैं और उसका हम क्या यूज करें, उनका हम लोग कह सकते हैं आपको कि उनका रिजल्टेंट फाइंड। यदि हम कोई दो फोर्सेस का रेजोल्यूशन कंपोजिशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, यदि मैं कई सारे नंबर ऑफ फोर्सेस का एक कोई रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर रहा हूँ, सो दैट प्रोसेस कि मैं उन्हें कंबाइनिंग कर रहा हूँ, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज, जिसमें हम लोग लामी थ्योरम की बात करते हैं, जिसमें हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला होता है हमारा, जैसे कि देखिए आप डायग्राम से बता सकते हैं कि डायग्राम में क्या देख रहे हो, आपके दो फोर्सेज हैं, आपके F1 F2, ये आपका एक F1 F2 दो फोर्सेज हैं और इनका हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, ये R। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रिजल्टेंट का मतलब हो गया फोर्स विच क्रिएट द सेम इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेज विच आर वर्किंग ऑन अ बॉडी, कि हम लोग एक उतना ही इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं एक फोर्स से जो कि ये दोनों फोर्स जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज। ठीक है, और यदि रिजल्टेंट को ही फाइंड करना है मगर कोई एक फोर्स को रिजॉल्व करके, जैसे कि मान लीजिए कोई एक एफ फोर्स है, इसको मैं रिजॉल्व करूं, पहले ये कोई थीटा एंगल पर है, इसे रिजॉल्व करूं मैं एक्स डायरेक्शन में, उसके बाद फिर वाई डायरेक्शन में, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। जो अब आपके आगे आएगा, ये भी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इन विच द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग of the given force into a number of component without changing its effect on the body is called resolution of forces. We can see in this diagram there is a force F, इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है Fx और Fy में। तो Fx क्या होगा आपका, Fx cos थीटा होगा और Fy क्या होगा, F इंटू साइन थीटा होगा। ठीक है, अगला आपका आता है लॉज ऑफ फोर्सेज। तो लॉ ऑफ फोर्सेज में सबसे पहले आपका आता है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज। तो it is state that or if two forces acting at a point are represented by two sides of a triangle taken in account or order, then their sum of resultant is represented by the third side taken in opposite order। तो देखिए, यदि ये दो फोर्सेज आप देख रहे हो, एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है, ये दोनों को हम यदि एक ट्रायंगल की लाइन से रिप्रेजेंट करें, ये P फोर्स किया, ये Q किया, तो इनके अपोजिट में जो डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो आप लोग कि यहाँ तीन फोर्स काम कर रहे हैं और इन तीनों फोर्स को हमने इनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यदि मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, तो इनका जो रिजल्टेंट का वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अगला आपका आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब है कि जो पैरेललोग्राम उसे बोलते हैं हम लोग, क्या होता है आपका कि जब हम कोई दो फोर्सेज एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स या टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ point, their resultant vector is represented in magnitude and the direction by the diagonal of parallelogram drawn from the same point। देखिए, ये जैसे कि आपका ये फोर्स है, ये आपका
दो फोर्स हैं, ये आपका P फोर्स है, ये आपका Q फोर्स है। ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए Q है, ये आपका P है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पैरेललोग्राम की साइड्स को। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनका डायगोनल के इक्वल होगा। तो दैट डायगोनल विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज। फॉर्मूला क्या होगा रिजल्टेंट का, इट विल बी R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है, P और Q के बीच का एंगल जो है वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। और इनका रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स लगा इसका एंगल क्या होगा, इट विल बी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इंटू Q साइन अल्फ़ा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। ओके, एक और हम इसका बात करें डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन देखिए इस तरीके से होता है, जैसे कि आपका ये फोर्सेज हैं P और Q, और हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसका रिजल्टेंट आपका जो है ये रिजल्टेंट होगा आपका। तो यदि इनको कन्वर्ट किया जाए एक आपका लॉ पैरेललोग्राम में, तो इस तरीके से बन जाएगा, ये यहाँ बन गया इसमें। और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस यहाँ लाइन को ऐसे कर लेता हूँ, तो क्या होगा, ये आपका इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा CAB। तो इस ट्रायंगल CAB को ही हमें एनालिसिस करनी है इस पर। तो आपका एक ट्रायंगल बन के आ गया OAB, ये देखिए OA और B। तो OAB ट्रायंगल को मैं बात किया, तो OAB ट्रायंगल से आपका जो R की वैल्यू होगी दैट इज रिजल्टेंट। तो हमें कैसे मालूम होगा इसका, तो रिजल्टेंट क्या होगा, R इक्वल टू होगा आपका AB स्क्वायर प्लस OB का अंडर रूट निकालेंगे हम, ठीक है। ये हम लोग बात करते हैं ना, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो वहाँ से निकल के आ गया आपका R इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OB को ये O से लेकर B तक का डिस्टेंस कर सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड। ये O से लेकर C तक का डिस्टेंस हो गया P, और C और D का हमें डिस्टेंस, या C और B का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही करेंगे अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CAB जो है, हम इस पर एनालिसिस करेंगे अब। तो यहाँ से किया मैंने इस ट्रायंगल CAB से, तो इसमें देखिए साइन थीटा और साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू हमने फाइंड की, ठीक है। तो इट विल बी AB इक्वल टू Q साइन थीटा और CV इक्वल टू Q कॉस थीटा। तो CB की वैल्यू हमें चाहिए थी, ये वाली वैल्यू चाहिए थी, मैंने निकाल दी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे चाहिए AB की वैल्यू। तो AB क्या होगा, AB ये वाला है, तो AB विल बी इक्वल टू Q साइन थीटा, और OC क्या होगा, OC आपका O से C तक का डिस्टेंस ये P हो ही गया, और CB क्या होगा, CB विल बी इक्वल टू द Q कॉस थीटा। फार्मूला इनपुट किया मैंने, निकाला, तो सॉल्व करने के बाद मुझे मिला R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। लास्ट वन इज दैट लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम क्या होती है, इट स्टेट दैट इफ थ्री कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में काम करने वाले फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम, यदि वो इक्विलिब्रियम में है, देन द ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू अदर्स, ठीक है, या अदर टू फोर्सेज। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा इसका, A अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू C अपॉन साइन गामा, ठीक है। देखिए ये हमारा A फोर्स है, तो A फोर्स के अपोजिट में क्या है हमारा, अल्फा एंगल ये वाला है, इन दोनों आर्म के बीच का एंगल। जब हम B की बात करेंगे तो क्या होगा, हम ये वाला एंगल लेंगे बीटा, और जब हम C की बात करेंगे तो क्या होगा, इसके अपोजिट वाला है ये गामा एंगल लेंगे। तो हमने वही फार्मूला बनाया इसका, A अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू C अपॉन साइन गामा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस सारी वीडियो को एक बार आप स्लो मोशन में चाहे हो तो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।